द परीक्षा अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज का विषय है 2। स्वतंत्रता के बाद भारत में लागू किए गए कृषि सुधारों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मध्यस्थों के उन्मूलन का उद्देश्य राज्य और कृषकों के बीच प्रत्यक्ष संबंध स्थापित करना था। काश्तकारी सुधारों का उद्देश्य लगान का नियमन तथा काश्तकारों को भू धारण की सुरक्षा प्रदान करना था। भूमि सीमा कानूनों का उद्देश्य खंडित जोतों को बड़े कॉर्पोरेट फॉर्मों में बदलना था। उपर्युक्त में से कौन से कथन सही हैं? केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3, 1, 2 और 3। सही उत्तर है केवल 1 और 2। मध्यस्थों का उन्मूलन तथा काश्तकारी का नियमन भूमि सुधारों के प्रमुख घटक थे। भूमि सीमा कानूनों का उद्देश्य निर्धारित सीमा से अधिक भूमि को अधिग्रहित कर उसका पुनर्वितरण करना था, कॉर्पोरेट फार्म बनाना नहीं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जोतों की चकबंदी को भूमि सीमा सुधारों से सर्वोत्तम रूप से अलग करता है? चकबंदी अतिरिक्त भूमि को भूमिहीनों में बांटती है, जबकि भूमि सीमा बिखरी जोतों को एकत्र करती है। चकबंदी किसान की बिखरी जोतों को एक सघन जोत में मिलाती है, जबकि भूमि सीमा अधिकतम भू धारण पर सीमा निर्धारित करती है। चकबंदी काश्तकारी समाप्त करती है, जबकि भूमि सीमा कृषि लगान नियंत्रित करती है। चकबंदी केवल बागान कृषि पर और भूमि सीमा केवल खाद्यान्न फसलों पर लागू होती है। सही उत्तर है चकबंदी किसान की बिखरी जोतों को एक सघन जोत में मिलाती है, जबकि भूमि सीमा अधिकतम भू धारण पर सीमा निर्धारित करती है। चकबंदी बिखरी जोतों को पुनर्गठित करके विखंडन कम करती है, जबकि भूमि सीमा कानून किसी व्यक्ति या परिवार द्वारा रखी जा सकने वाली अधिकतम भूमि निर्धारित करते हैं। कथन ए, हरित क्रांति ने प्रारंभिक चरण में भारतीय कृषि की क्षेत्रीय असमानताओं को बढ़ाया। कारण आर, इसके प्रारंभिक लाभ सुनिश्चित सिंचाई, संस्थागत ऋण तथा आधुनिक आदानों की उपलब्धता वाले क्षेत्रों में केंद्रित थे। ए और आर दोनों सत्य हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। ए और आर दोनों सत्य हैं, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। असत्य है, आर असत्य है। ए असत्य है, आर सत्य है। सही उत्तर है ए और आर दोनों सत्य हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। हरित क्रांति का प्रौद्योगिकी पैकेज प्रारंभ में उन्नत एवं सिंचित कृषि क्षेत्रों में अपनाया गया, जिससे राज्यों और क्षेत्रों के बीच लाभ असमान रहे। निम्नलिखित में से कौन सा भारत की कृषि मूल्य नीति का प्राथमिक उद्देश्य नहीं है? बाजार मूल्यों में तीव्र गिरावट से किसानों की रक्षा करना, रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण फसलों के उत्पादन को प्रोत्साहित करना, उपभोक्ताओं के लिए उचित मूल्य बनाए रखना, लागत एवं उत्पादकता की परवाह किए बिना प्रत्येक किसान को समान लाभ सुनिश्चित करना। सही उत्तर है लागत एवं उत्पादकता की परवाह किए बिना प्रत्येक किसान को समान लाभ सुनिश्चित करना। कृषि मूल्य नीति उत्पादक प्रोत्साहन, उपभोक्ता हित और खाद्य सुरक्षा के बीच संतुलन स्थापित करती है। ये प्रत्येक किसान को समान लाभ की गारंटी नहीं देती। कृषि नीति के निम्नलिखित घटकों पर विचार कीजिए। सिंचाई में सार्वजनिक निवेश, संस्थागत कृषि ऋण, कृषि अनुसंधान एवं प्रसार सेवाएं, बाजार एवं भंडारण अवसंरचना। उपर्युक्त में से कौन से दीर्घकालीन कृषि उत्पादकता में योगदान कर सकते हैं? केवल 1 और 2, केवल 2, 3 और 4, केवल 1, 3 और 4, 1, 2, 3 और 4। सही उत्तर है 1, 2, 3 और 4। सिंचाई, सुलभ ऋण, अनुसंधान, प्रसार सेवाएं, भंडारण,
तथा बाजार संपर्क सामूहिक रूप से उत्पादकता बढ़ाते, हानि घटाते और किसानों की तकनीक एवं बाजार तक पहुंच सुधारते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नीतिगत उपाय अत्यधिक छोटी कृषि जोतों से उत्पन्न प्रचंड बेरोजगारी और निम्न आय की समस्या को सबसे प्रत्यक्ष रूप से संबोधित करता है? गैर कृषि ग्रामीण रोजगार तथा आजीविका विविधीकरण को प्रोत्साहन, कृषि यंत्रों पर आयात शुल्क में वृद्धि, कृषि अनुसंधान व्यय में कमी, किसान उत्पादक संगठनों पर प्रतिबंध। सही उत्तर है गैर कृषि ग्रामीण रोजगार तथा आजीविका विविधीकरण को प्रोत्साहन। ग्रामीण गैर कृषि रोजगार एवं आजीविका विविधीकरण छोटी जोतों पर अत्यधिक निर्भरता कम करते हैं और अतिरिक्त कृषि श्रम को रोजगार उपलब्ध कराते हैं। संस्थागत कृषि ऋण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये किसानों की अनौपचारिक साहूकारों पर निर्भरता कम कर सकता है। समय पर एवं सस्ता ऋण उत्पादकता बढ़ाने वाले आदानों में निवेश को प्रोत्साहित कर सकता है। संस्थागत ऋण का विस्तार कृषि ऋणग्रस्तता को स्वतः पुनर्तः समाप्त कर देता है। उपर्युक्त में से कौन से कथन सही हैं? केवल एक और दो, केवल 2 और 3, 1, 2 और 3। सही उत्तर है केवल 1 और 2। संस्थागत ऋण अनौपचारिक स्रोतों पर निर्भरता कम कर सकता है तथा उत्पादक निवेश बढ़ा सकता है, लेकिन ऋणग्रस्तता आय, फसल जोखिम, भुगतान क्षमता एवं अन्य संरचनात्मक कारकों पर भी निर्भर करती है। कथन ए, फसल विविधीकरण को एक महत्वपूर्ण कृषि सुधार माना जाता है। कारण आर, ये सीमित फसलों पर निर्भरता कम करके आय, पोषण तथा पारिस्थितिक स्थिरता में सुधार कर सकता है। ए और आर दोनों सत्य हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। ए और आर दोनों सत्य हैं, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। असत्य है, आर असत्य है। ए असत्य है, आर सत्य है। सही उत्तर है ए और आर दोनों सत्य हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। दलहन, तिलहन, बागवानी, पशुपालन तथा अन्य गतिविधियों की ओर विविधीकरण जोखिम बांट सकता है, आय के अवसर बढ़ा सकता है और लगातार एक ही फसल उगाने से उत्पन्न पारिस्थितिक दबाव घटा सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा सुधार उपाय किसानों की भूमि का स्वामित्व हस्तांतरित किए बिना उनकी सौदेबाजी क्षमता बढ़ाने तथा पैमाने की अर्थव्यवस्थाएं प्राप्त करने से सबसे अधिक संबंधित है? कृषि भूमि का पूर्ण राष्ट्रीयकरण, किसान उत्पादक संगठनों का गठन, सभी कृषि बाजारों का उन्मूलन, सामूहिक आदान खरीद पर प्रतिबंध। सही उत्तर है किसान उत्पादक संगठनों का गठन। किसान उत्पादक संगठन किसानों को सामूहिक खरीद, प्रसंस्करण एवं विपणन के लिए संगठित करते हैं, जबकि भूमि का स्वामित्व व्यक्तिगत किसानों के पास बना रहता है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में कृषि सुधार के व्यापक दृष्टिकोण को सर्वोत्तम रूप से प्रस्तुत करता है? किसानों की आय एवं संसाधन स्थिरता की परवाह किए बिना केवल उत्पादन बढ़ाना, सभी खाद्यान्न फसलों को निर्यातोन्मुख फसलों से बदलना, उत्पादकता वृद्धि, लाभकारी बाजार, जोखिम प्रबंधन, समावेशन एवं सतत संसाधन उपयोग का संयोजन। सुधारों को केवल रासायनिक उर्वरकों के वितरण तक सीमित रखना। सही उत्तर है उत्पादकता वृद्धि, लाभकारी बाजार, जोखिम प्रबंधन, समावेशन एवं सतत संसाधन उपयोग का संयोजन। आधुनिक कृषि सुधार में उत्पादकता, किसान आय, बाजार, ऋण, बीमा, समावेशन, प्रौद्योगिकी तथा पर्यावरणीय स्थिरता को एक साथ संबोधित करना आवश्यक है। भारत में भूमि सुधारों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कृषि और भूमि मुख्यतः राज्य सूची के विषय हैं।
भूमि सीमा कानूनों का क्रियान्वयन सभी राज्यों में एक समान रहा है। अनेक राज्यों में भूस्वामियों द्वारा पट्टे पर दी गई भूमि को वापस लेने के लिए व्यक्तिगत खेती और पारिवारिक श्रम को आधार बनाया गया था। उपर्युक्त में से कौन से कथन सही हैं? केवल एक, केवल एक और तीन, केवल दो और तीन, एक, दो और तीन। सही उत्तर है केवल एक और तीन। भूमि और कृषि मुख्यतः राज्य सूची के विषय हैं, इसलिए भूमि सुधार कानूनों तथा उनके क्रियान्वयन में राज्यों के बीच भिन्नता रही। अनेक काश्तकारी कानूनों में व्यक्तिगत खेती के लिए भूमि वापस लेने की अनुमति थी, जिसका कभी कभी काश्तकारों को बेदखल करने के लिए उपयोग हुआ। निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति भारतीय कृषि में विपरीत काश्तकारी की परिघटना को सर्वोत्तम रूप से दर्शाती है? एक, भूमिहीन मजदूर द्वारा निर्वाह के लिए सीमांत किसान से भूमि पट्टे पर लेना। एक छोटे किसान को भूमि सीमा से प्राप्त अतिरिक्त भूमि का पुनर्वितरण किया जाना। एक बड़े अथवा संसाधन संपन्न किसान द्वारा वाणिज्यिक खेती के लिए छोटे भूस्वामियों से भूमि पट्टे पर लेना। एक काश्तकार द्वारा अपने द्वारा जोती गई भूमि पर स्वामित्व अधिकार प्राप्त करना। सही उत्तर है एक बड़े अथवा संसाधन संपन्न किसान द्वारा वाणिज्यिक खेती के लिए छोटे भूस्वामियों से भूमि पट्टे पर लेना। विपरीत काश्तकारी तब होती है जब अपेक्षाकृत बड़े, पूंजी संपन्न या यंत्रीकृत किसान छोटे एवं सीमांत भूस्वामियों से भूमि पट्टे पर लेते हैं। यह पारंपरिक भूस्वामी काश्तकार संबंध के विपरीत स्थिति है। कथन ए, कृषि भूमि पट्टेदारी को कानूनी मान्यता देने से काश्तकार किसानों की संस्थागत ऋण और फसल बीमा तक पहुंच सुधर सकती है। कारण आर, अनौपचारिक अथवा छिपी हुई काश्तकारी में वास्तविक कृषक प्रायः औपचारिक संस्थाओं के समक्ष अपने खेती संबंधी अधिकार सिद्ध नहीं कर पाते। ए और आर दोनों सत्य हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। ए और आर दोनों सत्य हैं, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। असत्य है, आर असत्य है। ए असत्य है, आर सत्य है। सही उत्तर है ए और आर दोनों सत्य हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। जब काश्तकारी अभिलेखों में दर्ज नहीं होती, तब वास्तविक कृषकों के पास औपचारिक ऋण, बीमा और सरकारी लाभों के लिए आवश्यक दस्तावेज नहीं होते। सुरक्षित एवं कानूनी पट्टेदारी इस बहिष्करण को कम कर सकती है। राष्ट्रीय कृषि नीति 2000 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें संसाधनों के कुशल उपयोग तथा मृदा, जल और जैव विविधता के संरक्षण पर आधारित कृषि वृद्धि की परिकल्पना की गई थी। इसमें उच्च मूल्य वाली फसलों और संबद्ध गतिविधियों की ओर विविधीकरण का समर्थन किया गया था। इसमें कृषि अनुसंधान एवं प्रसार सेवाओं से राज्य की पूर्ण वापसी का प्रस्ताव था। उपर्युक्त में से कौन से कथन सही हैं? केवल एक और दो, केवल दो और तीन, केवल एक और तीन, एक, दो और तीन। सही उत्तर है केवल एक और दो। इस नीति में सतत कृषि वृद्धि, विविधीकरण, मूल्य संवर्धन, अनुसंधान, प्रसार सेवाओं और अवसंरचना पर बल दिया गया था। इसमें अनुसंधान एवं प्रसार से राज्य की पूर्ण वापसी का समर्थन नहीं किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा सुधार संयोजन उपभोक्ता द्वारा चुकाए गए मूल्य और किसान को प्राप्त मूल्य के बीच अंतर को कम करने की सर्वाधिक संभावना रखता है? बिचौलियों की संख्या बढ़ाना और बाजार सूचना को सीमित करना। प्रत्यक्ष विपणन, श्रेणीकरण, भंडारण, लॉजिस्टिक्स और इलेक्ट्रॉनिक मूल्य खोज में सुधार करना। गोदाम रसीद वित्तपोषण और किसान समूहों को हतोत्साहित करना। पारदर्शी बोली के बिना किसानों को केवल एक स्थानीय खरीदार तक सीमित करना।
सही उत्तर है प्रत्यक्ष विपणन, श्रेणीकरण, भंडारण, लॉजिस्टिक्स और इलेक्ट्रॉनिक मूल्य खोज में सुधार करना। कुशल लॉजिस्टिक्स, भंडारण, श्रेणीकरण, पारदर्शी मूल्य खोज और प्रत्यक्ष बाजार संपर्क अनावश्यक लेन देन लागत घटाकर उपभोक्ता मूल्य में किसान की हिस्सेदारी बढ़ा सकते हैं। कृषि सब्सिडी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आदान सब्सिडी खेती की तात्कालिक लागत को कम कर सकती है। अनुचित रूप से तैयार की गई सब्सिडी जल, बिजली अथवा उर्वरकों के अत्यधिक उपयोग को प्रोत्साहित कर सकती है। प्रत्येक कृषि सब्सिडी अनिवार्य रूप से बड़े किसानों की अपेक्षा छोटे एवं सीमांत किसानों को अधिक लाभ पहुंचाती है। उपर्युक्त में से कौन से कथन सही हैं? केवल एक, केवल दो और तीन, केवल एक और दो, एक, दो और तीन। सही उत्तर है केवल एक और दो। सब्सिडी खेती की लागत कम कर सकती है, लेकिन संसाधनों के उपयोग में विकृति भी उत्पन्न कर सकती है। इसका लाभ हमेशा समान रूप से वितरित नहीं होता, क्योंकि अधिक सब्सिडी वाले आदानों का उपयोग करने वाले किसान अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। कथन ए, प्रत्यक्ष आय सहायता और आदान सब्सिडी का फसल चयन तथा प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग पर समान प्रभाव पड़ता है। कारण आर, प्रत्यक्ष आय सहायता सामान्यतः लाभार्थी द्वारा किसी विशेष आदान की उपभोग मात्रा से जुड़ी नहीं होती। ए और आर दोनों सत्य हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। ए और आर दोनों सत्य हैं, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। असत्य है, आर असत्य है। ए असत्य है, आर सत्य है। सही उत्तर है ए असत्य है, आर सत्य है। कथन असत्य है, क्योंकि आदान सब्सिडी विशेष आदानों की सापेक्ष लागत बदलकर फसल एवं संसाधन चयन को प्रभावित कर सकती है। प्रत्यक्ष आय सहायता सामान्यतः आदान की खपत से सीधे जुड़ी नहीं होती। कृषि सुधार के रूप में किसान उत्पादक संगठनों को बढ़ावा देने का सर्वोत्तम औचित्य क्या है? वे प्रत्येक सदस्य की निजी भूमि को कानूनी रूप से सरकारी संपत्ति में बदल देते हैं। वे किसानों के सभी उत्पादन एवं बाजार जोखिम समाप्त कर देते हैं। वे छोटे उत्पादकों को आदान खरीद, प्रसंस्करण, मूल्य संवर्धन और सामूहिक विपणन के लिए संगठित करते हैं। वे कृषि सहकारी संस्थाओं और सभी निजी उद्यमों को अनिवार्य रूप से प्रतिस्थापित करते हैं। सही उत्तर है वे छोटे उत्पादकों को आदान खरीद, प्रसंस्करण, मूल्य संवर्धन और सामूहिक विपणन के लिए संगठित करते हैं। किसान उत्पादक संगठन भूमि स्वामित्व का हस्तांतरण किए बिना सामूहिक आर्थिक गतिविधियों के माध्यम से छोटे किसानों को पैमाने की अर्थव्यवस्था और बेहतर सौदेबाजी क्षमता प्रदान करते हैं। निम्नलिखित नीतिगत उपायों पर विचार कीजिए। मृदा परीक्षण एवं संतुलित पोषक तत्व प्रबंधन, सूक्ष्म सिंचाई एवं जल उपयोग दक्षता, कृषि जलवायु उपयुक्तता के अनुसार फसल विविधीकरण, बिना मीटर वाली मुफ्त बिजली के माध्यम से भूजल का अनियंत्रित दोहन। उपर्युक्त में से कौन से सतत कृषि सुधार के अनुरूप हैं? केवल एक और दो, केवल एक, दो और तीन, केवल तीन और चार, एक, दो, तीन और चार। सही उत्तर है केवल एक, दो और तीन। संतुलित पोषक तत्व उपयोग, दक्ष सिंचाई और कृषि जलवायु अनुकूल विविधीकरण स्थिरता को बढ़ावा देते हैं। भूजल का अनियंत्रित दोहन जल स्तर में गिरावट को तेज करता है और सतत सुधार के अनुरूप नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन कृषि वृद्धि और कृषि सुधार के संबंध का सर्वाधिक सटीक वर्णन करता है? कुल उत्पादन में वृद्धि हमेशा प्रत्येक किसान की आय में समान वृद्धि सुनिश्चित करती है। कृषि सुधार केवल तभी प्रासंगिक होते हैं जब खाद्यान्न उत्पादन घटता है।
केवल उत्पादन वृद्धि से किसान आय बढ़ना सुनिश्चित नहीं होता, जब तक बाजार पहुंच, लागत दक्षता, जोखिम प्रबंधन और न्यायसंगत संस्थाएं उपलब्ध न हों। कृषि सुधारों में कृषि में प्रौद्योगिकी की भूमिका अनिवार्य रूप से कम करनी चाहिए। सही उत्तर है केवल उत्पादन वृद्धि से किसान आय बढ़ना सुनिश्चित नहीं होता, जब तक बाजार पहुंच, लागत दक्षता, जोखिम प्रबंधन और न्यायसंगत संस्थाएं उपलब्ध न हों। अधिक उत्पादन के साथ कम बाजार मूल्य, बढ़ती लागत और असमान बाजार पहुंच भी मौजूद हो सकती है। इसलिए व्यापक सुधारों में उत्पादकता के साथ आय, बाजार, जोखिम और संस्थागत समावेशन को भी संबोधित करना आवश्यक है। भारत में भूमि सुधारों की सीमाओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अपूर्ण एवं पुराने भूमि अभिलेखों ने प्रभावी क्रियान्वयन को कमजोर किया। भूमि सीमा कानूनों से बचने के लिए कभी कभी बेनामी हस्तांतरण तथा कानूनी छूटों का उपयोग किया गया। भूमि संघ सूची का विषय होने के कारण सभी राज्यों में भूमि सुधार एक समान रूप से लागू किए गए। उपर्युक्त में से कौन से कथन सही हैं? केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3, 1, 2 और 3। सही उत्तर है केवल 1 और 2। कमजोर भूमि अभिलेख, बेनामी हस्तांतरण तथा विभिन्न छूटों ने भूमि सुधारों की प्रभावशीलता सीमित की। भूमि मुख्यतः राज्य सूची का विषय है, इसलिए राज्यों में इसका क्रियान्वयन भिन्न रहा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन कृषि नीति में मूल्य समर्थन और आय समर्थन के बीच अंतर को सही रूप से स्पष्ट करता है? मूल्य समर्थन उत्पादन निर्णयों को प्रभावित किए बिना आय बढ़ाता है, जबकि आय समर्थन हमेशा फसल मूल्य बदलता है। मूल्य समर्थन उपज के मूल्य अथवा खरीद से जुड़ा होता है, जबकि आय समर्थन विपणित मात्रा से स्वतंत्र रूप से दिया जा सकता है। आय समर्थन केवल उपभोक्ताओं को तथा मूल्य समर्थन केवल निर्यातकों को दिया जाता है। दोनों उपाय अनिवार्य रूप से फसल प्रतिरूप और संसाधन उपयोग पर समान प्रभाव डालते हैं। सही उत्तर है मूल्य समर्थन उपज के मूल्य अथवा खरीद से जुड़ा होता है, जबकि आय समर्थन विपणित मात्रा से स्वतंत्र रूप से दिया जा सकता है। मूल्य समर्थन प्रशासित मूल्य अथवा सरकारी खरीद के माध्यम से कार्य करता है, जबकि आय समर्थन उत्पादन या बिक्री की मात्रा से जुड़े बिना प्रत्यक्ष हस्तांतरण के रूप में दिया जा सकता है। कथन ए, न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि से यह स्वतः सुनिश्चित नहीं होता कि प्रत्येक किसान को वही मूल्य प्राप्त होगा। कारण आर, वास्तविक लाभ सरकारी खरीद के विस्तार, बाजार पहुंच, फसल पात्रता, गुणवत्ता मानकों तथा मान्यता प्राप्त माध्यमों से बेचने की किसान की क्षमता पर निर्भर करता है। ए और आर दोनों सत्य हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। ए और आर दोनों सत्य हैं, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। असत्य है, आर असत्य है। ए असत्य है, आर सत्य है। सही उत्तर है ए और आर दोनों सत्य हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित आधार मूल्य है, लेकिन किसानों को इसका वास्तविक लाभ सरकारी खरीद व्यवस्था तथा बाजार एवं संस्थागत पहुंच पर निर्भर करता है। किसानों से सहायता पुनर्तः वापस लिए बिना कृषि आदान सब्सिडी की दक्षता बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपाय सर्वाधिक उपयुक्त होगा? भूमि, फसल एवं क्षेत्रीय परिस्थितियों की परवाह किए बिना असीमित सब्सिडी वाले आदान देना। सभी कृषि सब्सिडी को अनिवार्य वाणिज्यिक ऋण से बदलना। आवश्यकता के आधार पर सहायता को लक्षित करना, दक्ष तकनीकों को बढ़ावा देना तथा रिसाव कम करना। सभी किसानों को प्रत्येक आदान की समान मात्रा देना।
सही उत्तर है आवश्यकता के आधार पर सहायता को लक्षित करना, दक्ष तकनीकों को बढ़ावा देना तथा रिसाव कम करना। बेहतर लक्ष्यीकरण, संसाधन दक्ष तकनीक तथा प्रशासनिक रिसाव में कमी से किसान सहायता बनाए रखते हुए राजकोषीय एवं पारिस्थितिक लागत घटाई जा सकती है। कृषि बाजार सुधारों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पारदर्शी इलेक्ट्रॉनिक बोली मूल्य खोज को बेहतर बना सकती है। गुणवत्ता परीक्षण एवं श्रेणीकरण से किसानों को उपज की गुणवत्ता के अनुसार मूल्य मिल सकता है। किसी बाजार का केवल डिजिटल पंजीकरण परिवहन, भंडारण तथा स्थानीय एकाधिकार संबंधी बाधाओं को स्वतः समाप्त कर देता है। उपर्युक्त में से कौन से कथन सही हैं? केवल एक और दो, केवल 2 और 3, 1, 2 और 3। सही उत्तर है केवल 1 और 2। इलेक्ट्रॉनिक बोली तथा गुणवत्ता श्रेणीकरण बाजार पारदर्शिता बढ़ा सकते हैं, लेकिन केवल डिजिटल मंच भौतिक अवसंरचना की कमी या स्थानीय बाजार एकाधिकार समाप्त नहीं कर सकते। निम्नलिखित में से कौन सा प्रौद्योगिकी तटस्थ कृषि सुधार के सिद्धांत को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है? प्रत्येक कृषि जलवायु क्षेत्र के लिए एक ही कृषि तकनीक अनिवार्य करना। आर्थिक रूप से उपयोगी होने पर भी पारंपरिक पद्धतियों पर प्रतिबंध लगाना। जोत के आकार की परवाह किए बिना केवल पूंजी प्रधान तकनीकों को सहायता देना। सुरक्षा, दक्षता एवं स्थिरता मानकों के अंतर्गत किसानों को उपयुक्त तकनीकों में से चयन की स्वतंत्रता देना। सही उत्तर है सुरक्षा, दक्षता एवं स्थिरता मानकों के अंतर्गत किसानों को उपयुक्त तकनीकों में से चयन की स्वतंत्रता देना। प्रौद्योगिकी तटस्थ सुधार किसी एक सार्वभौमिक पद्धति को अनिवार्य नहीं करता, बल्कि सार्वजनिक हित संबंधी मानकों के अंतर्गत परिस्थिति अनुकूल विकल्पों की अनुमति देता है। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। काश्तकारी सुधार, भूधारण की सुरक्षा एवं लगान का नियमन। चकबंदी, जोतों के विखंडन में कमी। भूमि सीमा, समस्त निजी कृषि भूमि का काश्तकारों में वितरण। सहकारी कृषि, व्यक्तिगत स्वामित्व बनाए रखते हुए संसाधनों का स्वैच्छिक एकत्रीकरण। उपर्युक्त में से कौन से युग्म सही सुमेलित हैं? केवल 1 और 2, केवल 1, 2 और 4, केवल 2, 3 और 4, 1, 2, 3 और 4। सही उत्तर है केवल 1, 2 और 4। काश्तकारी सुधार, चकबंदी तथा स्वैच्छिक सहकारी कृषि का वर्णन सही है। भूमि सीमा में निर्धारित सीमा से अधिक भूमि का अधिग्रहण एवं पुनर्वितरण होता है, समस्त निजी भूमि का नहीं। कथन ए, केवल कृषि बीमा किसानों को पूर्ण आय स्थिरता प्रदान नहीं कर सकता। कारण आर, किसानों को उत्पादन जोखिम के अतिरिक्त मूल्य अस्थिरता, बढ़ती आदान लागत, कटाई पश्चात हानि तथा बाजार पहुंच संबंधी बाधाओं का भी सामना करना पड़ता है। ए और आर दोनों सत्य हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। ए और आर दोनों सत्य हैं, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। असत्य है, आर असत्य है। ए असत्य है, आर सत्य है। सही उत्तर है ए और आर दोनों सत्य हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। फसल बीमा मुख्यतः निर्धारित उत्पादन हानियों को संबोधित करता है। स्थिर कृषि आय के लिए मूल्य, लागत, भंडारण, बाजार एवं आजीविका विविधीकरण से संबंधित पूरक उपाय आवश्यक हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नीतिगत परिणाम ये दर्शाएगा कि कृषि सुधार ने दक्षता तो बढ़ाई है, लेकिन आवश्यक रूप से समानता नहीं? कृषि उत्पादकता बढ़ती है, लेकिन अधिकांश लाभ पूंजी एवं बाजार तक बेहतर पहुंच वाले बड़े किसानों तक सीमित रहते हैं। सभी जोत आकार समूहों में उत्पादकता एवं आय समान रूप से बढ़ती है।
भूमिहीन श्रमिकों को सुरक्षित रोजगार और अधिक वास्तविक मजदूरी मिलती है। छोटे किसानों की ऋण, तकनीक एवं सामूहिक विपणन तक पहुंच बढ़ती है। सही उत्तर है कृषि उत्पादकता बढ़ती है, लेकिन अधिकांश लाभ पूंजी एवं बाजार तक बेहतर पहुंच वाले बड़े किसानों तक सीमित रहते हैं। उत्पादकता बढ़ने से दक्षता में सुधार हो सकता है, लेकिन यदि लाभ संसाधन संपन्न किसानों में केंद्रित रहे तो समानता सुनिश्चित नहीं होती। निम्नलिखित नीतिगत उद्देश्यों पर विचार कीजिए। कृषि उत्पादकता बढ़ाना, किसान आय में वृद्धि एवं स्थिरता लाना, मृदा, जल एवं जैव विविधता का संरक्षण करना, छोटे किसानों की ऋण, प्रौद्योगिकी एवं बाजार तक पहुंच सुधारना। इन उद्देश्यों को एक साथ प्राप्त करने के लिए कौन सा दृष्टिकोण सर्वाधिक उपयुक्त है? केवल रासायनिक आदानों की खपत बढ़ाने पर ध्यान देना, केवल समय समय पर कृषि ऋण माफी पर निर्भर रहना, संस्थागत सुधार, अवसंरचना, प्रौद्योगिकी, जोखिम प्रबंधन एवं सतत संसाधन उपयोग का संयोजन। सभी छोटी जोतों को अनिवार्य कॉर्पोरेट कृषि से बदलना। सही उत्तर है संस्थागत सुधार, अवसंरचना, प्रौद्योगिकी, जोखिम प्रबंधन एवं सतत संसाधन उपयोग का संयोजन। व्यापक कृषि सुधार रणनीति में उत्पादकता, समावेशन, बाजार, अवसंरचना, जोखिम न्यूनीकरण तथा पर्यावरणीय स्थिरता को एकीकृत करना चाहिए, न कि किसी एक नीतिगत उपाय पर निर्भर रहना चाहिए। हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद।